बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहती हूँ। और 8602 कोर्स कोड एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का आज यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट। यूनिट नंबर 1 के अंदर असेसमेंट के हवाले से डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स को साथ में जोड़ के हम पढ़ेंगे। इसकी सबसे पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं। तो आप पहली आउटलाइन में देख सकते हैं कि पर्पज़ ऑफ अ टेस्ट क्या होता है, इसका मकसद क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, डायग्नोजिंग क्या है, मॉनिटरिंग क्या है, ये देखेंगे। फिर हम ऑब्जेक्टिव और एजुकेशनल आउटकम्स के हवाले से कुछ पढ़ेंगे। इसकी कुछ टेक्सोनमीज़ हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको देखेंगे। फिर उसके बाद हम कॉग्निटिव डोमेन्स इसको पढ़ेंगे। और लर्निंग आउटकम्स के हवाले से हमारे पास डिफरेंट जो है इसकी इम्पोर्टेंस या आउटकम्स उनको देखेंगे। सोलो टेक्सोनमी इसकी अंदर आती है, वो क्या होती है। एंड एट द एंड हम प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट पे बात करेंगे, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, और उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल्स हैं, उनकी मदद से हम ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और साथ में एक्शन वर्ब्स को भी देखेंगे। तो से ये ओवरव्यू है यूनिट नंबर 2 का। आई होप सो कि ये एक वीडियो के अंदर कवर हो जाए, और अगर ना हो पाया तो देन ये पार्ट नंबर 2 इसका आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम आउटलाइन में पर्पज़ ऑफ अ टेस्ट पे बात करते हैं। असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स इज़ अ पार्ट ऑफ अ टीचिंग एंड लर्निंग। कि असेसमेंट जो है वो स्टूडेंट की टीचिंग और लर्निंग का हिस्सा है। इट हेल्प्स टीचर एडजस्ट देयर इंस्ट्रक्शन एंड प्रमोट स्टूडेंट लर्निंग। ये मदद देता है कि स्टूडेंट जो अपनी हिदायत टीचर अपनी हिदायत को एडजस्ट करें, मैनेज करें, और स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको प्रमोट करें। टीचर यूजेस द वेरियस मेथड्स। टीचर इस ज़मरे में बहुत सी मेथड्स लगाते हैं, जैसे टेस्ट लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं टू असेस स्टूडेंट्स। अ टीचर नीड्स टू नो हाउ वेल देयर क्लास इज़ डूइंग टू सी इफ़ देयर टीचिंग इज़ इफ़ेक्टिव। टीचर को ये जानना चाहिए कि क्या उसका टीचिंग मेथड इफ़ेक्टिव है। इसलिए टीचर को चाहिए कि वो क्लास में बच्चों की ज़रूरियात को भी देखें, और बच्चे क्या कर रहे हैं, काम याद करके आ रहे हैं या नहीं, उनके असेसमेंट ज़रूर करें। बिफोर डिस्कसिंग असेसमेंट फर्दर, इट्स हेल्पफुल टू डिफाइन व्हाट अ टेस्ट इज़। हम असेसमेंट के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, तो असेसमेंट और ऑब्जेक्टिव को देखने के से पहले हम देखते हैं कि टेस्ट क्या चीज़ होती है। A test is a tool used to measure a person's behavior for a specific purpose. टेस्ट एक टूल है, एक आला है जिसको मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कोई भी पर्सन किसी भी बिहेवियर को किसी ख़ास मकसद के लिए। ठीक है, जैसे कि हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं तो उसके पीछे हमारा मकसद उनकी वैल्यूएशन करना होता है, उनकी असेसमेंट करना होता है, आया उनको आता है या नहीं, पढ़ के आए भी हैं या नहीं, या उनका वे ऑफ लर्निंग क्या है। इट्स अ वे टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल। ये एक वजह है या रास्ता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का लोगों से, और ऑब्जेक्ट्स थ्रू अ सेट ऑफ अ लर्निंग टास्क, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के लर्निंग टास्क रखते हैं। टीचर्स यूज़ टेस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ वेल स्टूडेंट्स हैव लर्नड। टीचर्स इसमें टेस्ट यूज़ करते हैं ये देखने के लिए, समझने के लिए स्टूडेंट्स किस तरह से पढ़ रहे हैं, एंड टू असाइन नंबर्स, और फिर उनको नंबर देते हैं, जैसे स्कोर होते हैं 50 में से इतने आए बच्चे के, स्कोरिंग से पता चल जाता है। टू डिस्क्राइब स्टूडेंट परफॉर्मेंस, जिससे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस डिस्क्राइब होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट क्या है। आम तरह से दो तरह से ही टेस्ट लिए जाते हैं, एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है और एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के अंदर क्या होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। दीज आर नॉट डिटेल्ड इन दी इमेज, ये इमेज में डिटेल नहीं होते, बट जनरली इन्वॉल्व मोर पर्सनल जजमेंट इन स्कोरिंग। ठीक है, तो इसमें आपके स्कोर ज़्यादा होते हैं सब्जेक्टिव पार्ट के। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्या क्या होते हैं, इज़ प्रेफर्ड फॉर एलिमेंट्री लेवल, ये एलिमेंट्री लेवल के लिए प्रेफर किया जाते हैं, जबकि हायर क्लासेस के लिए फिर सब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर लॉन्ग रिटर्न आंसर, क्योंकि उन्हें लंबे लंबे आंसर्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट स्टूडेंट्स चूज़ फ्रॉम प्रोवाइडेड रिस्पॉन्सेज। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में स्टूडेंट्स को सिर्फ इंतखाब करना होता है कि ये है, इनमें से क्या सही है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूज एट द एलिमेंट्री लेवल इनको मल्टीपल चॉइस दिए जाते हैं, मल्टीपल बाइनरी चॉइसेस दी जाती है, मैचिंग आइटम्स दिए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर केजी लेवल की बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ABC सीखते हैं, उनको अभी लिखना बुनियादी आ रहा होता है, उनको पढ़ना आ रहा होता है, उनको अभी पहचान हो रही होती है, तो उस वक्त में हम उसको ऑब्जेक्ट्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एप्पल बना दें, बॉल बना दें, कैट बना दें, और ऊपर लिख दें कि ए से कौन सा ऑब्जेक्ट जुड़ता है तो उस पर सर्कल करें, तो इस टाइप के स्टूडेंट्स के टेस्ट होते हैं जिनमें डिटेल्ड आंसर नहीं होते, बल्कि जस्ट उन्होंने चूज़ करके या उसे सर्कल करना है, टिक करना है,
ये दैट्स इट होता है, या फिर मैचिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंस फॉर टीचर्स। ये जो हम टेस्ट लेते हैं इसकी टीचर के नज़र में क्या अहमियत है, यार ये टीचर के लिए किस तरह से मददगार साबित हो सकते हैं। टीचर्स नीड टू नो अबाउट टेस्ट बिकॉज देयर जॉब इन्वॉल्व्स टीचिंग एंड टेस्टिंग। टीचर्स को टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि उनका काम ही टीचिंग और टेस्टिंग के साथ है। टेस्ट हेल्प्स टीचर अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। स्टूडेंट परफॉर्मेंस का पता चलता है इससे टीचर को, बेस्ड ऑन व्हाट्स दे हैव टॉट इन अ सेमेस्टर और ईयर। जिसकी बुनियाद ये होती है कि बच्चे ने एक सेमेस्टर में कितना पढ़ा है या साल में कितना पढ़ा है। टीचर्स कैन नॉट टेस्ट एवरीथिंग इन 1 or 2 hours। टीचर हर चीज़ का टेस्ट 1 या 2 घंटे में नहीं ले सकती। सो दे सैम्पल आइटम्स फ्रॉम अ पूल रिप्रेजेंटिंग द होल सब्जेक्ट मैटर। तो टीचर पूरे सब्जेक्ट मैटर में से जस्ट जो निचोड़ होता है या थोड़े थोड़े सी चीज़ें हैं उनको ऐड करके सिर्फ एनालिसिस के लिए, सिर्फ टेस्ट लेने के लिए ऐड कर देती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस ऑफ टेस्ट। जैसे कि हमने इनिशियली बात की ये क्यों ज़रूरी है, अब इनको हम थोड़ा डिटेल्ड में देख लेते हैं। अगर आप जस्ट हेडिंग्स को देख लें, पहली हेडिंग क्या है, मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस। के टेस्ट का मतलब ये है कि मकसद ये है कि हमने स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना है। टीचर्स असेस स्टूडेंट्स टू नो इफ़ दे आर मेकिंग सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस एंड टू एडजस्ट देयर टीचिंग इफ़ नीडेड, ठीक है। इसका मकसद ये है कि टीचर जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए कि बच्चे की प्रोग्रेस क्या है और कहाँ पे उसकी मदद की ज़रूरत है। डायग्नोजिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स, कि पढ़ाई के दौरान बच्चों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने 3-4 बच्चे को टॉपिक्स पढ़ाए हैं, उसमें से बच्चे ने 2 टॉपिक्स जो हैं वो चूज़ कर लिए। इसका मतलब ये है कि मैं 2 टॉपिक्स उसको पढ़ाने में कामयाब हुई, बाकी 2 टॉपिक्स है उसको वहाँ पे मुश्किल हो रही है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में उसको हेल्प आउट करूँगी कि वो उन 2 टॉपिक्स पे भी ग्रिप पकड़ ले। टेस्ट हेल्प आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस सो टीचर्स कैन एड्रेस प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन। सेम वही वाली बात है। नेक्स्ट थर्ड है पर्पस असाइनिंग ग्रेड्स। टेस्टों की मदद से हम बच्चे को जज करते हैं और उनको फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड पोजीशन देते हैं। टीचर्स असाइन ग्रेड्स आफ्टर स्कोरिंग टेस्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट अचीवमेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। टेस्ट हेल्प क्लासीफाई स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स। टेस्ट से बच्चों को फ़र्क जो है किया जा सकता है कि कौन से किसको ग्रुप किस में डालना है, बेस्ड ऑन एबिलिटी, उनकी खूबियाँ की बिना पर, आइडेंटिटी शनाख्त की बिना पर। दोज विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ फॉर द प्लेसमेंट डिसीजंस, या जो थोड़े डिसेबिलिटीज़ वाले हैं उनको उनकी जगह से हटा के। फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट लिया है, इस बुनियाद पे ले रही हूँ कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको फ़िल्टर किया जा सके, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, और फिर मैंने उनको फ़िल्टर कर लिया, और फिर जो थोड़े डल स्टूडेंट्स हैं उनमें फ़ोकस कर सकूँ, मेरी नज़रों में वो आ जाएँ, सो क्लासीफाई कर सकूँ, सिलेक्शन कर सकूँ। एवेल्यूएटिंग इंस्ट्रक्शन क्या है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑन टेस्ट हेल्प टीचर्स इवेल्यूएट हाउ इफेक्टिव देयर टीचिंग हैज़ बीन एंड डिसाइड ऑन चेंजेस टू इंस्ट्रक्शन। कि इस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से टीचर को हेल्प मिलती है कि किस तरह से अपने वो टीचिंग मेथड को और इफ़ेक्टिव करे और जो हिदायत है उनमें कौन कौन सी तब्दीली का फ़ैसला करें। नेक्स्ट हम देखते हैं, सो व्हाट आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, देखें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर स्टेटमेंट दैट आउटलाइन व्हाट स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू लर्न एंड अचीव इन अ लेसन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वो वाजिया एक स्टेटमेंट है, बयान है, जिसमें ये आउटलाइन किया जाता है कि स्टूडेंट्स क्या पढ़ना चाहता है या किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और वो लेसन से क्या हासिल करना चाहता है कोर्स या प्रोग्राम से। फॉर एग्जांपल अगर कोई इस्लामियात पढ़ता है तो ऑब्वियसली वो इस्लामिक स्टडीज़ को इन्वॉल्व करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ मकसद होता है किसी न किसी कोर्स या प्रोग्राम को चूज़ करने का। दे हेल्प टीचर्स प्लान एंड डिलीवर इंस्ट्रक्शंस दैट मीट्स द स्टूडेंट नीड्स। तो फिर इस ज़मरे में टीचर्स मदद करती है स्टूडेंट्स की और वो हिदायत को डिलीवर करती हैं ताकि बच्चा अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, इट गाइड्स टीचिंग, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हेल्प टीचर्स फोकस ऑन व्हाट्स एसेंशियल एंड इंश्योर दे आर कवरिंग द नेसेसरी मटेरियल। जब आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है यानी अपने मकासद पढ़ाई के तय कर लिए, तो अब आपका फोकस नेक्स्ट होगा कि क्या चीज़ ज़रूरी है जो मैं पढ़ूँ, और ताकि मेरा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट सिलेबस कवर हो जाए, और क्या चीज़ है जो मैं स्किप कर सकती हूँ। स्टूडेंट फोकस ऑब्जेक्टिव्स हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड what they are expected to learn and achieve, keeping them motivated and on a track.
कि स्टूडेंट का फोकस फिर एक जगह पे हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि उन्होंने क्या पढ़ना है, क्या हासिल करना है, और वो मोटिवेटेड रहते हैं और फिर वो रास्ते पे रहते हैं, भटकते नहीं हैं, अननेसेसरी मटेरियल में घूमते फिरते नहीं हैं। असेसमेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड अ क्लियर बेसिस फॉर इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग एंड ऑब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग। जब आपने ऑब्जेक्टिव तय कर लिया, अब आपके पास एक पूरा लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए आप असेसमेंट कर सकते हैं। आपने अपने गोल्स क्लियर रखने हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी टॉपिक को पढ़ाने लगी हूँ तो मेरा गोल है कि ये टॉपिक बच्चों को समझ आ जाए। एट द एंड ऑफ द लेसन अगर बच्चे अंडरस्टैंड कर गए हैं तो मेरी असेसमेंट गुड है। मैं असेसमेंट कर लूँगी कि मेरा टीचिंग मेथड अच्छा है, बच्चे समझ गए। और अगर कहीं कमी है, मोस्टली नहीं समझ पा रहे, तो मतलब मेरे टीचिंग मेथड में फ़ॉल्ट है। ठीक है? और अगर नेक्स्ट डे मैं पूछ लेती हूँ तो बच्चे को नहीं आ रहा, सेकंड डे में समझा देती हूँ, तो वो क्या मुझे असेसमेंट हुई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव। हम जब अच्छे मकासद जो सेलेक्ट करते हैं उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर हम उसे कह सकते हैं कि वो अच्छा ऑब्जेक्टिव है। पहले हम बात करेंगे बिहेवियर। ऑब्जेक्टिव मस्ट डिस्क्राइब द स्पेसिफिक एक्शन और बिहेवियर द लर्नर विल शो आफ्टर लर्निंग समथिंग। जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बयान करता है किसी भी ख़ास अमल को या बिहेवियर को, कि लर्नर ने उस चीज़ को पढ़ने के बाद क्या रिएक्शन दिया, क्या आउटपुट दिया। इट यूज़ द वर्ब टू मेक द बिहेवियर क्लियर एंड ऑब्जर्वेबल। तो इसके लिए बच्चे के बिहेवियर को कैच करने के लिए आप कुछ वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं जो क्लियर होते हैं, ऑब्जर्वेबल होते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो कि हम नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्शन वर्ब्स पढ़ेंगे इसी चैप्टर पे। क्राइटेरियन क्या है? एन ऑब्जेक्टिव नीड्स टू स्टेट हाउ वेल द लर्नर मस्ट परफॉर्म द बिहेवियर। कि ऑब्जेक्टिव जो है ना, उसकी ज़रूरत ये है कि लर्नर को पता हो कि मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो कैसा परफॉर्म कर सकता है। दिस मीन्स स्पेसिफाइंग द लेवल ऑफ एक्यूरेसी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ख़ास कर दिया कि यहाँ तक एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब ठीक, हमने यहाँ पे सही लेवल तक पहुँचाना है, क्वांटिटी सही रखनी है, प्रोपोर्शन ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज एक्सपेक्टेड। हमने अच्छा किस्म के रिस्पॉन्सेज जो हैं या दुरुस्त रिस्पॉन्सेज एक्सपेक्ट करने हैं। ठीक है, कंडीशंस क्या हैं? यानी कि एक गुड ऑब्जेक्टिव की कंडीशन, हालत कैसी होनी चाहिए, ज़ाहिरी या अंदरली। An objective should describe the situation or circumstances under which the learner will show the behavior. एक ऑब्जेक्टिव को इस तरह से बयान करना चाहिए कि वो किसी भी सिचुएशन के अंदर किसी भी लर्नर के बिहेवियर को जाहिर कर सकें। दिस इंक्लूड्स व्हाट टूल्स, रिसोर्सेज और कॉन्टैक्ट्स द लर्नर्स विल हैव व्हेन डूइंग द टास्क। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स, रिसोर्सेज, कॉन्टैक्ट्स यूज़ करते हैं जिसमें लर्नर को मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क करने के लिए कहा जाता है और वहाँ पे उसका बिहेवियर शो हो जाता है। These three characteristics help make learner objectives clear and effective. इन तीन खसूसियात की वजह से जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो क्लियर और इफेक्टिव हो जाता है। समटाइम्स अ सिंपल स्टेटमेंट कैन इम्प्लाई वन। बाज़ औक़ात एक सादा सी स्टेटमेंट जो रहती है वो अप्लाई कर दी जाती है, और टू ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, और या तो फिर दो, इनमें से दो कोई एलिमेंट्स ऑब्जेक्टिव में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि तालीम के मकासद को पूरा करने में टेक्सोनॉमी का क्या किरदार है। सबसे पहले तो जानते हैं कि टेक्सोनॉमी क्या होती है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इसका पूरा नाम है, और ये क्या है? इट इज़ अ वे टू क्लासीफाई एजुकेशनल गोल्स। ये एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम तालीमी मकासद को अलहदा कर लेते हैं फॉर एवेल्यूएटिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ताकि हम स्टूडेंट की जो कारकर्दगी है उसको जांच सकें। इट वाज डेवलप्ड बाय बेंजामिन ब्लूम आफ्टर अ ग्रुप ऑफ कॉलेज एग्जामिनर्स। ये जो टेक्निक थी ये बेंजामिन ब्लूम थे जिन्होंने कॉलेज के जो ग्रुप्स हैं उनको एग्जामिन किया था थ्रू थॉट ऑफ अ सिस्टम और टू कैटेगराइज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स फॉलोइंग द 1948 कन्वेंशन ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। 1948 में कन्वेंशन से में जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के तौर पर थी, वहाँ पर उन्होंने कॉलेज के जो एग्ज़ामिनर्स हैं उस सिस्टम को सामने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैटेगराइज यानी तकसीम कर दिया था। उसके बाद से 1948 से ये ब्लूम टैक्सोनॉमी उन्हीं के नाम से जाना जाता है। इन सिंपल टर्म्स, ब्लूम टैक्सोनॉमी हेल्प्स टीचर एंड एजुकेटर्स अंडरस्टैंड हाउ टू सेट लर्निंग गोल्स। मुख्तसर ये कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का ये कॉन्सेप्ट हमें या टीचर्स को या एजुकेटर्स को वो लर्निंग गोल्स को फाइंड आउट या सेट करने का, कि हमने इस लेवल पे ये लर्निंग गोल सेट करने हैं, हेल्प आउट करता है।
इट डज दिस बाय ब्रेकिंग डाउन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनटू 6 लेवल्स। उन्होंने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उनको 6 बुनियादी सतहों के अंदर, लेवल्स के अंदर तकसीम कर दिया। दीज लेवल्स शो हाउ स्टूडेंट प्रोग्रेस फ्रॉम बेसिक टू मोर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग स्किल्स, जिसने ये दिखाया कि किस तरह से स्टूडेंट बुनियादी चीज़ों से लेकर पेचीदा सोचों की तरफ मुंतकिल होते हैं या महारतें हासिल करते हैं। और वो क्या हैं, वो 6 लेवल्स कौन कौन से हैं? नॉलेज है, कंप्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, एवेल्यूएशन है। स्टेप बाय स्टेप यही ये ऊपर नीचे 6 कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। पहला क्या है? नॉलेज। नॉलेज के लेवल पे यानी इनिशियली बच्चों को किसी चीज़ का कोई नहीं पता, कहते हैं वो खाली कवर होते हैं, पेज होते हैं, सफ़ेद सफ़ा होते हैं, तो उन पे कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इस पे बच्चों को क्या है, बुनियादी तौर पर पहले लेवल पे नॉलेज दिया जाता है। स्टूडेंट्स रिकॉल और रिमेंबर इन्फॉर्मेशन। इस लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन को याद करते हैं, यानी फैक्ट्स होते हैं कि सूरज जो है वो साकिन है, ज़मीन उसके गिर्द घूम रही है, चाँद ज़मीन का स्यारा है। तो इस तरह के कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनको स्टूडेंट्स याद करते हैं, ठीक है। या ABC है, 1 2 3 है और अलिफ बे है, तो ये स्टूडेंट्स याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। कंप्रीहेंशन में क्या करते हैं, अगला जो लेवल होता है, यानी अगर ये नॉलेज लेवल आ गया, रिकॉल कर लिया, रिमेंबर इन्फॉर्मेशन कर ली, अब अगला है कंप्रीहेंशन यानी समझ के पढ़ना। सो इस लेवल के अंदर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन। अब जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की गई थी, स्टूडेंट्स उसका मतलब जानते हैं इस लेवल पे। अब जब दूसरे लेवल पे आपने उसका मतलब भी जान लिया, जो इन्फॉर्मेशन आपने याद की थी, एप्लीकेशन फिर आप अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स यूज़ व्हाट दे हैव लर्नड इन न्यू सिचुएशंस। स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल करते हैं जो भी उन्होंने नई हालात में सीखा। यानी कि अगर इस लेवल पे, कंप्रीहेंशन लेवल पे, बच्चे को ABC अलिफ बे और इनका पता चल गया, रिकॉग्नाइज कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया कि ये सारे लैंग्वेज बनाने के लिए ज़रूरी हैं, अगले लेवल पे वो इनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेगा, यानी उसको यूज़ करना स्टार्ट करेगा, रोज़मर्रा ज़िंदगी में लिखना शुरू करेगा, बोलना शुरू करेगा। एनालिसिस क्या है? स्टूडेंट ब्रेक डाउन इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड इट बेटर। फिर स्टूडेंट्स इस लेवल पे, एनालिसिस पे, ठीक है, स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन है, अब इन्फॉर्मेशन तो थ्रू आउट दी ईयर्स मिलती रहती हैं, तो उसी इन्फॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के उसको बेहतरीन अंदाज में समझने की कोशिश करता है। सिंथेसिस क्या है? जब आपने एनालिसिस कर लिया, अगला लेवल है स्टूडेंट क्रिएट समथिंग न्यू बाय कंबाइनिंग डिफरेंट आइडियाज़। अब स्टूडेंट के बाद इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, तो स्टूडेंट इन चीज़ों को मिलाकर अपनी थिंकिंग के मुताबिक, आइडियाज़ के मुताबिक अपनी न्यू क्रिएटिविटी करता है, कुछ नई चीज़ पेश करता है। फिर उसके बाद छठे लेवल पे वैल्यूएशन होती है। स्टूडेंट जज द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ अ समथिंग। इस लेवल पे स्टूडेंट ने जो क्रिएट किया है, जो तख्लीक किया है, उसको, उसकी वैल्यू को जज करता है, खुद ही करता है पहले, या उसकी क्वालिटी को समझता है कि ये क्या चीज़ ज़रूरी है नहीं। सो वी कैन से बाय यूजिंग दीज लेवल्स एजुकेटर्स कैन क्रिएट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दैट हेल्प स्टूडेंट्स मूव फ्रॉम बेसिक रिकॉल टू मोर एडवांस्ड थिंकिंग लाइक क्रिएटिंग एंड इवैल्यूएटिंग। सो इन लेवल्स की वजह से को इस्तेमाल करके जो एजुकेटर्स होते हैं वो अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, जिससे स्टूडेंट को चीज़ों को याद करने में हेल्प आउट मिलता है। वो इस पे थिंकिंग कर सकते हैं, जैसे क्रिएटिंग करना, एवेल्युएटिंग करना। सो दिस टेक्सोनॉमी इज़ यूजफुल फॉर डिज़ाइनिंग करिकुला, लेसन एंड असेसमेंट इन एजुकेशनल सेटिंग। सो जब एजुकेशनल सेटिंग में करिकुलम वगैरह बनाया जा रहा है, लेसन प्लान किया जा रहा है या असेसमेंट की जा रही है, तब ये टेक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं, अगर एग्जांपल दूँ, कि अब इनिशियल लेवल पर बच्चे को ABC सिखानी है, तो हम उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। हम ऑडियो यूज़ करते हैं, हम विजुअल एड्स यूज़ करते हैं, हम खुद परफॉर्म करते हैं, हम दीवार पे बच्चों के लिए लगा देते हैं ताकि गुजरते आते जाते वो देखें, हम उनकी कॉपीज़ पे होमवर्क देते हैं, क्लास वर्क करवाते हैं, और बहुत सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, टॉयज़ की मदद से उनको रिकॉल कराने की कोशिश करते हैं। सो ये सारा क्या है? ये ब्लूम टेक्सोनॉमी की जो है ना वो स्टेजेस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको। आप अगर एग्ज़ाम में आए तो आप इस तरह से फ़िगर भी बना सकते हैं, जिसके अंदर आप पहले बताएंगे कि पहले लेवल बहुत बड़ा लेवल होता है, जिसके अंदर स्टूडेंट सिर्फ नॉलेज लेता है और उस नॉलेज को याद करता है, ठीक है। इधर आप समझने की एक टेक्निक है और दूसरी तरफ उसका फंक्शन है कि नॉलेज होता है बहुत बड़ा लेवल पे, उसको हासिल किया जाता है और उसको याद किया जाता है। फिर जब आपने याद कर लिया तो अगला लेवल आपका कंप्रीहेंशन का है,
जिसमें आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं। नेक्स्ट लेवल आपका एप्लीकेशन का है, जिसके अंदर आप यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशन, आप नॉलेज को नए हालात में इस्तेमाल करते हैं। फिर आप एनालिसिस करते हैं, ब्रिंगिंग थिंग्स डाउन, क्रिटिकल थिंकिंग। फिर आप सिंथेसिस करते हैं, पुटिंग थिंग्स टुगेदर, क्रिएटिव थिंकिंग। फिर इवैल्यूएशन में आप जजमेंट करते हैं। सो ये आप लोग आराम से बना सकते हो। येलो पट्टी में देखें तो नॉलेज रिटेंशन फाउंडेशन फॉर हायर ऑर्डर थिंकिंग, ये डायग्राम 2006 में बनाई गई थी और इसके अंदर फाउंडेशन बनाई गई थी हायर ऑर्डर थिंकिंग, किस तरह से बड़े लेवल पे हमने सोचना है। सो जो भी एजुकेटर्स हैं या बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इन्हीं लेवल को यूज़ करके अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डोमेन्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की कितनी डोमेन्स हैं। पहली क्या है, कॉग्निटिव डोमेन। इसके अंदर क्या है, दिस डोमेन इज अबाउट डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल स्किल्स लाइक रिकॉलिंग फैक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स एंड यूजिंग कॉन्सेप्ट्स। इस डोमेन के अंदर हम बच्चे के अंदर जो याद करने की स्किल्स है ना, यानी पहला लेवल हमारा क्या था ब्लूम टैक्सोनॉमी का, नॉलेज। तो नॉलेज के लेवल पे हम रिकॉल करते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन का ताल्लुक है कि बच्चे को हमने याद किस तरह से कराने हैं फैक्ट्स, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके पैटर्न, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बनानी है। तो इसके अंदर बच्चे की इंटेलेक्चुअल थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स को बढ़ाया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, चाहे वो वीडियोज़ हों, चाहे वो ऑडियोज़ हों, चाहे आप खुद परफॉर्म करें, चाहे आप दीवार पे पेस्ट करें, चाहे बच्चे को आप खेल के बताएं। सो ये कॉग्निटिव डोमेन के अंदर है, जिसके अंदर आपने रिकॉलिंग फैक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न और यूजिंग कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए आपने बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। नेक्स्ट है इफेक्टिव डोमेन। इसके अंदर क्या, दिस डोमेन डील्स विद हाउ वी हैंडल थिंग्स इमोशनली। अब बच्चे इमोशनली पीछे पेरेंट्स से अटैच होते हैं, फिर जब वो स्कूल आते हैं तो वो टीचर से अटैच होते हैं। टीचर को उसके साथ उनको इमोशनली अटैच करना है, फीलिंग्स, वैल्यूज़ और मोटिवेशन, ताकि वो स्कूल से जुड़ा रहे। सो उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना ये अफेक्टिव डोमेन है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोमोटर डोमेन। जैसे कि हम देख सकते हैं साइकी मोटर मतलब कि आपके इसके अंदर आपका दिमाग यूज़ होगा, दिमाग से रिलेटेड है। इन शॉर्ट साइकी मतलब ह्यूमन बिहेवियर भी होता है। तो इस डोमेन का फोकस होता है फिजिकल या काइनेस्थेटिक स्किल्स, जैसे मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, यूजिंग मोटर स्किल्स। बच्चे को हम सिखाते हैं हाथ कैसे धोना है, क्लास में कैसे आना है, उठना कैसे है, बैठना कैसे, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। सो ये भी साइकोमोटर डोमेन है ब्लूम टैक्सोनॉमी की। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। ब्लूम टैक्सोनॉमी के लेवल्स क्या हैं। तो यही 3 लेवल्स हैं, ये जो अभी हमने पढ़े हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। ये 3 लेवल्स भी हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के। दी ईच डोमेन हैज़ लेवल्स दैट इंक्रीजेज इन डिफ़िकल्टी। हर डोमेन का एक लेवल है जिसके जो आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा हो जाता है। एंड यू नीड टू मास्टर वन लेवल बिफोर मूविंग द नेक्स्ट। और आपको एक लेवल पे मास्टर होना पड़ेगा, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं। यानी इनिशियली अगर मैं कहूँ कि कॉग्निटिव डोमेन चलता है, बच्चे को इन्फॉर्मेशन रिकॉल करनी है, फैक्ट्स याद करवाने हैं, तो उस लेवल पे जब आप मास्टर हो जाएं, अब आप नेक्स्ट लेवल पे जंप करें, अफेक्टिव डोमेन, जहाँ पे आपने बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है। फिर जब आप इस पे मास्टर हो जाएं, आप बच्चे को ऐसे चुटकियों में जो है वो आप सेट कर लेते हैं, फिर आपने बच्चे को साइकोमोटर डोमेन की तरफ ले चलना है, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को उजागर करना है। ठीक है। 3 H's ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन में 3 एच जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर। एक हेड यानी साइकोमोटर आपने याद रखना है, सॉरी हेड कॉग्निटिव जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, हमने चीज़ें दिमाग से याद करनी होती हैं। और अफेक्टिव डोमेन में हार्ट, यानी हमने इमोशनली तो हार्ट से होते हैं। एंड हैंड, साइकोमोटर में हमारे हाथ चलते हैं। सो ये 3 H's हैं एजुकेशन में। कौन कौन से? हेड, हार्ट और हैंड, तीनों का ताल्लुक इससे है। तो ये मुख्तलिफ डोमेन्स में, हेड फॉर कॉग्निटिव डोमेन, हार्ट फॉर इफेक्टिव डोमेन एंड हैंड फॉर साइकोमोटर डोमेन। आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं, आप लोगों को अगर आए तो डेफिनेटली आप डायग्राम्स बनाया करें, ताकि फिर आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट को क्लियरली डिफाइन कर पाओ। तो आप देख सकते हैं कॉग्निटिव डोमेन के अंदर क्या है, माइंड है, और माइंड जो है ना वो याद कर रहा है। आप इफेक्टिव में आ जाएँ तो आपके इमोशनल्स हैं, ठीक है, और साइकोमोटर में आ जाएँ तो आप अपने हैंड्स को, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं राइटिंग कॉग्निटिव डोमेन ऑब्जेक्टिव्स। आपने कॉग्निटिव डोमेन के मकासद लिखने हैं, यानी इनिशियली आपने रिकॉल करना है चीज़ें को या बच्चे को याद करवाना है, तो उसके लिए आप कौन से मकासद रखोगे इनिशियल लेवल पे। नॉलेज
नॉलेज अब आपने प्रोवाइड करना है बच्चे को ताकि वो उसको याद भी रहे। दो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी इज़ अ वे टू क्लासीफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन हाउ पीपल think and learn. It helps teachers set clear goals for what students should learn. जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी वो रास्ता है जिसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को फ़र्क किया जाता है, सेट किया जाता है। तो इसमें हमने लेवल्स भी पढ़े थे, 6 लेवल्स थे, नॉलेज, कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्यूएशन। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन वर्ब्स, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जो है ना वो प्रैक्टिस से ज़्यादा सीखते हैं। तो एक्शन वर्ब्स मतलब कि प्रैक्टिस करके दिखाना। जैसे कि अगर हमने आँख बताना कि बच्चे को आँख क्या होती है, तो हम आँख पे हाथ रख के इशारा करके कुछ भी उसको दिखाएंगे। सेक्शन वर्ब्स एट कोग्निटिव डोमेन लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। व्हेन राइटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव टीचर शुड यूज़ द क्लियर एक्शन वर्ब्स। टीचर को ये जब आप वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स रख रही है, यानी अगर वो रख रही है कि मैंने बच्चों को ABC याद करवानी है विद द स्पैन ऑफ 2 मंथ्स, तो वो साथ में अपने एक्शन वर्ब्स भी दिखाए कि अगर मैंने बच्चे को A बताना है तो मैंने किस तरह से उसको A इंट्रोड्यूस करवाना है, मैंने B बताना है तो मैंने B किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है। सो ये सारी चीज़ें वो आगे मेंशन करे। ठीक है, मैं ये इसको पढ़ाने के लिए ये स्ट्रैटेजीज यूज़ करूँगी, इसको पढ़ाने के लिए ये करूँगी। उसके बाद हम चलते हैं दैट शो वट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू। दीज वर्ब्स हेल्प इंडिकेट द लेवल ऑफ थिंकिंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स। सो इससे जो है ना इन एक्शन वर्ब से टीचर जो है वो अंडरस्टैंड कर पाती है, ये जाहिर करता है कि स्टूडेंट क्या चीज़ समझना चाहेंगे। ठीक है, अगर मैं एक्शन वर्ब्स यूज़ करती हूँ बच्चे क्विकली उसको सेट कर लेंगे और याद भी रहेगा। बिल्डिंग द पायरामिड ऑफ लर्निंग, ये क्या है? पायरामिड आपने शक्ल में देखा ही होगा क्या होता है। पायरामिड 3D शेप का होता है और उसके तीनों जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो तीनों लेवल्स जो हैं वो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। द लेवल बिल्ड ऑन ईच अदर लाइक अ पायरामिड। ये जो लेवल हमने बताए हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर के, ये एक ही इनका ऑब्जेक्टिव बनता है। लोअर लेवल्स लाइक नॉलेज क्रिएट द बेस फॉर द हायर लेवल्स लाइक एजुकेशन। लोअर लेवल पे नॉलेज आता है, जब ये नॉलेज पूरा होता है तो अब हम हायर लेवल ऑफ एजुकेशन की तरफ चले जाते हैं। ये है पायरामिड, आप लोगों को देखा होगा। इसके देखें तो इसको तीनों जो मेन एज है वो एक सिंगल पॉइंट ऊपर मिल रहे हैं। तो इन तीनों का जो मकसद है वो एक ही है। ठीक है, इन्होंने मिल के बच्चे को पढ़ाना है, सिखाना है, एक पर्सनैलिटी बनाना है। अब ज़रा इसको आप गौर करें तो इसके अंदर इवेल्युएट किया हुआ है लर्निंग पायरामिड को कि बच्चे किन चीज़ों से कितना सीखते हैं। सबसे पहले देखें तो लेक्चर, जो लेक्चर क्लास में हम देते हैं बच्चे उससे सिर्फ 5% सीखते हैं। फिर जब बच्चे खुद रीड करते हैं तो वहाँ से 10% सीखते हैं। फिर जब उसके बाद ऑडियो विजुअल, बच्चे ऑडियो देखते हैं, देख के याद करते हैं तो 20% उनको याद रहता है। फिर उसके बाद जब बच्चे डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, उसको वजाहत करते हैं, फिर वो 30% याद करते हैं। ये है पैसिव टीचिंग मेथड्स, ये आप लोगों ने याद रखना है। आपसे अगर पूछा जाए पैसिव टीचिंग मेथड्स क्या हैं तो आप लोगों ने याद रखना है उनके अंदर लेक्चर, रीडिंग, ऑडियो विजुअल, डिमॉन्स्ट्रेशन, ये 4 चीज़ें पैसिव टीचिंग मेथड्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट जो 3 चीज़ें हैं वो पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड्स हैं। उनके अंदर हम देखें तो ग्रुप डिस्कशन है। ग्रुप डिस्कशन से बच्चे 50% सीखते हैं। और उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस बाय डूइंग, करने से बच्चे जो सीखते हैं वो 75% सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो टीचिंग अदर्स, दूसरों को जब पढ़ाते हैं ना बच्चे तो 90% वहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इस तरह से पायरामिड बना भी सकते हैं और उसको मेंशन करके आप लोग बता भी सकते हैं। या परसेंटेज आप लोगों ने याद रखनी है। दीज आर वेरियस मेथड्स आर लर्नर कैन इंगेज इन विच विल अलाउ देम टू लर्न इन्फॉर्मेशन ऑफ अ वेरियस परसेंटेज ऑफ रिटेंशन। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिन लेवल्स पे आके बच्चे सीखते हैं। पहला लेवल्स लेक्चर का, दूसरा रीडिंग का, तीसरा ऑडियो विजुअल का, चौथा डिमॉन्स्ट्रेशन का, और ये सारे पैसिव टीचिंग मेथड्स हैं। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और प्रैक्टिस बाय डूइंग, टीचिंग अदर्स, ये सारे पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड्स हैं। आई होप सो कि मैं आप लोगों को आसानी से समझा पाई होंगी। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने एक्शन वर्ब्स की बात की थी कि आपने जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं तो आपने एक्शन वर्ब्स को साथ में क्लियरली मेंशन करना है।
तो उनके हवाले से कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हैं, आप देखिए डिस्क्रिप्शन और एक्शन वर्ड में वर्ब्स में फ़र्क। नॉलेज, जब आप नॉलेज लेवल पे हैं तो अब आपने इस लेवल पे बच्चों को नॉलेज देना है। दिस इज़ द बेसिक लेवल ऑफ लर्निंग वेयर यू रिकॉल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने बच्चों को जो आपने इन्फॉर्मेशन उनको दी है वो याद करवानी है। बच्चे ने खुद से याद नहीं करनी, आपने उससे याद करवानी है। तो इसके अंदर आप उसको अरेंज कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आप चार्ट्स लगा सकती हैं, आप ऑडियोज़ वीडियोज़ फॉर्म को यूज़ कर सकती हैं, आप डेली रूटीन में उनके बना सकती हैं। कुछ एक्शन वर्ब आपने, जैसे आप दोहराती जाएंगी तो आपको देख देख के बच्चा दोहराएगा। कंप्रीहेंशन, यू अंडरस्टैंड देयर इन्फॉर्मेशन हेयर। तो इस लेवल पे आप क्या करेंगे, आप चूज़ बच्चों को कहेंगे कि इसमें आप चूज़ करें। अब उसको समझ आ गई ना, पहले लेवल पे उसने समझ लिया ABC सबको। अब अगले लेवल पे वो क्या करेगा, चूज़ करेगा कि इसमें A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। एप्लीकेशन, यू यूज़ व्हाट यू हैव लर्नड इन अ न्यू सिचुएशन। एप्लीकेशन ये होती है। तो एक्शन वर्ब्स के अंदर आपने इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। डिमॉन्स्ट्रेट, इसको बयान करना है, ऑपरेट करना है, इसको फंक्शन में लाना है। ठीक है, चीज़ों को, जैसे अगर ABC की बात करूँ तो अब आपने वर्ड्स को जोड़ के लिखना है, CAT कैट, इनकी आवाज़ों को आपने, ये एक्शन वर्ब्स हैं। एनालिसिस, यू ब्रेक डाउन इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। आपने इस लेवल पे इन्फॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के उसका तजिया करना है। इसके अंदर आप कह सकते हैं एनालाइज, कंपेयर, क्रिटिसाइज। तो इस तरह से वर्ड्स हैं और ऑब्वियसली हमें भी इन वर्ड्स का पता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंथेसिस के अंदर क्या है, यू क्रिएट समथिंग न्यू यूजिंग व्हाट यू हैव लर्न। आपने नई चीज़ क्रिएट करनी है तो आप इसके लिए कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूड, ठीक है, शामिल करें, अरेंज करें, कंपोज करें, डिज़ाइन करें। इवैल्यूएशन में क्या है, ये जजमेंट और डिसीजन मेकिंग है। द स्टूडेंट्स अप्रेजेस, assesses, criticizes based on specific standards and criteria। तो इसके अंदर है आपको कहा जाएगा कंसिडर, आप ऐसे कंसिडर करें और उसको इवैल्यूएट करें, क्रिटिक करें, डिसाइड करें, डिफेंड करें, एस्टिमेट करें, इवैल्यूएट करें, जज करें, मेजर करें, प्रोडिक्ट करें। सो ये वर्ब्स एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं और इन एक्शन वर्ब से हम किसी भी डिस्क्रिप्शन की वजाहत कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लूम रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी क्या है। जैसे कि प्रीवियसली हमने पढ़ा कि बेंजामिन ब्लूम ने एक 6 स्टेप की हमें ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी, उसी को थोड़ा सा सेट करके एक रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी बनाई गई थी। इट एक्ट्स लाइक अ चेक लिस्ट टू इंश्योर इंस्ट्रक्शंस, कवर्स ऑल नेसेसरी डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स। इसको एक चेक लिस्ट के तौर पे बना दिया गया जो यकीनी बनाता था कि हिदायत जो है ना वो स्कूल कोई भी जो भी ज़रूरी है स्टूडेंट की डेवलपमेंट के लिए वो की जाए। रिवाइज्ड बाय, ये किसने दोबारा से इसको रिवाइज़ किया था, दोबारा से मॉडिफाई किया था, लॉरेन एंडरसन और डेविड क्रैथवॉल। ये ब्लूम्स के स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो बेंजामिन ब्लूम है ना उनके स्टूडेंट्स थे। 2001 में इन्होंने इसको पब्लिश किया था और ऑलमोस्ट अभी यही हमारे पास चल रहा है। इसके अंदर उन्होंने चेंजिंग्स क्या की थी, यूजेस वर्ब्स इंस्टेड ऑफ अनाउंस फॉर कैटेगरीज। इन्होंने वर्ब्स को यूज़ किया था, ठीक है, नाउन को नहीं किया था। लेवल्स आर अरेंज फ्रॉम लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स टू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो लोअर लेवल थे, जैसे नॉलेज था, कंप्रीहेंशन था, उसको इन्होंने लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहा, और जो हायर पे चले गए थे जैसे सिंथेसिस करना, इवैल्यूएशन करना, ये उन्होंने हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कह दी थी, लॉट्स एंड हॉट्स कह दिया। सो इसके अंदर इन्होंने क्या किया, जैसे कि उधर हमने देखा कि प्रीवियस जो ओल्ड टेक्सोनॉमी थी उसके अंदर इन्होंने नॉलेज यूज़ किया था और नॉलेज का फंक्शन क्या था कि रिकॉल करना। तो जो रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी थी उसके अंदर उन्होंने नॉलेज को साइड कर दिया और जो वर्ड यूज़ करने लगे वो रिकॉल, रिमेंबरिंग का करने लगे, ठीक है। और इसी तरह से जो अगला लेवल था वो था कंप्रीहेंशन, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो उन्होंने कंप्रीहेंशन को हटा के जस्ट अंडरस्टैंडिंग को रख दिया, ठीक है। सो ये चेंजिंग्स आई थी। अब हम देखते हैं इसमें, देखिए पहला लेवल रिमेंबरिंग, जो कि नॉलेज के लेवल पे था ना, नॉलेज होता है तो उसको रिमेंबर किया जाता है, तो उन्होंने नॉलेज और जो बेसिक नाउन्स थे उनको छोड़ के जो वर्ब्स थी उनको पकड़ लिया। लो लेवल है, इसमें रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन होती है। अंडरस्टैंडिंग, यानी पहले कंप्रीहेंशन था, अब अंडरस्टैंडिंग होगी, इसमें अंदर कंप्रीहेंडिंग मीनिंग, आपने मतलब को समझना है। अप्लाइंग, इसके अंदर क्या है, यूजिंग लर्नड इन्फॉर्मेशन, आपने इन्फॉर्मेशन को जो आपने याद किया उसको इस्तेमाल करना है। फिर एनालिसिस करना है, ब्रेकिंग डाउन इन्फॉर्मेशन, इवैल्यूएटिंग करना है, जजिंग वैल्यू और क्वालिटी, क्रिएटिंग करना है। हाईएस्ट लेवल है ये,
और इसके अंदर जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स, यानी छठा लेवल इसके अंदर हाईएस्ट लेवल कंसिडर किया गया, बाकी सारे ऑलमोस्ट लो लेवल ही कंसिडर हुए हैं। मतलब ये है कि जब आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो तो वो हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है। दीज लेवल्स हेल्प एजुकेटर्स डिज़ाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स असेसमेंट दैट प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग। सो ये लेवल्स जो ऊपर के हैं 5, ये मदद देते हैं कि किस तरह से हमने लर्निंग को प्रमोट करना है, मकासद हासिल करना है और हायर ऑर्डर थिंकिंग तक लेकर जाना है, यानी बच्चे इस काबिल हो जाए कि वो खुद ही क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट देखें कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर ऑर्डर थिंकिंग में कैसे जा रहे हैं। पहले रिमेम्बरिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लाइंग, फिर एनालिसिंग, फिर इवैल्यूएटिंग एंड देन क्रिएटिंग। 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स ही ये हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लर्निंग आउटकम्स क्या होता है। लर्निंग आउटकम्स आर स्टेटमेंट दैट टेल व्हाट अ स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू डू आफ्टर अ लर्निंग एक्टिविटी। लर्निंग आउटकम्स वो स्टेटमेंट्स हैं, बयानात हैं, जिसके अंदर बताया जाता है कि स्टूडेंट्स क्या पढ़ेगा, क्या एक्सपेक्ट करता है, किस काबिल हो जाएगा इस लर्निंग एक्टिविटी करने के बाद। दे आर फोकस्ड ऑन द स्टूडेंट्स बिहेवियर, इसमें स्टूडेंट्स के बिहेवियर पे उनका फोकस होता है। चेंज आफ्टर इंस्ट्रक्शन, जो कि हिदायत को समझने से के बाद होता है। फॉर एग्जांपल बच्चे ने टॉपिक नहीं पढ़ा, वो कंफ्यूज से बैठा है, अब ये क्या चीज़ है, नहीं, जब वो उसने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद बच्चा रिलैक्स है कि ओके मुझे समझ आ गया। सो पहले जो है पढ़ाने से पहले उसका जो बिहेवियर है और पढ़ाने के बाद, वो दोनों जो है ना अपने मैयर कर रहे हैं, उससे आपको लर्निंग आउटकम्स का अंदाज़ होगा। बच्चे को अगर समझ आ गई तो वो खुश हो जाएगा, नहीं समझ आई तो वो थोड़ा सा डल होगा। डिफरेंट डेफिनेशंस हैं लर्निंग आउटकम्स के हवाले से, वो हम देखते हैं। एडम ने 2004 में दी थी और कहते हैं लर्निंग आउटकम इज़ व्हाट अ सक्सेसफुल स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू एट द एंड ऑफ अ मॉड्यूल और अ कोर्स, यानी कोर्स या किसी भी मॉडल के एंड पे लर्निंग आउटकम वो है जहाँ पे एक बच्चा कामयाबी से समझ जाता है, उसको सारी नॉलेज का पता चल गया। द ग्रेडेड कॉमन अकॉर्ड फॉर वेल्स डिफाइंस, इन्होंने ये डिफ़ाइन किया व्हाट अ लर्नर कैन नो, स्टूडेंट को क्या चीज़ पता है, अंडरस्टैंड क्या समझता है, एंड डू और क्या करता है आफ्टर लर्निंग, लर्निंग के बाद, इसको हम कहते हैं लर्निंग आउटकम्स। यानी बच्चे ने इन्फॉर्मेशन ले ली, अब इन्फॉर्मेशन करने के बाद वो क्या कर रहा है, अगर उसे समझ आ गई तो वैसे ही वो अच्छा परफॉर्म करेगा, नहीं आएगी तो फिर लर्निंग आउटकम ज़ीरो है। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीटर 2007 में उन्होंने क्या कहा, एक्सप्लेन लर्निंग आउटकम्स एज व्हाट अ स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेट्स आफ्टर कंप्लीटिंग अ मॉड्यूल, कि एक मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स किन चीज़ों का वजाहत करते हैं, किन चीज़ों को बयान कर सकते हैं, किस काबिल हुए हैं। सो ये लर्निंग आउटकम्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं लर्निंग आउटकम वर्सेस ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्या चीज़ है और लर्निंग आउटकम्स क्या है। ज़रा इन दोनों का आप डिफरेंस देख लें। हैं दोनों ही एक जैसी ही चीज़, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। ऑब्जेक्टिव वो है जो टीचर ने सेट किए, ठीक है, और लर्निंग आउटकम वो है जो निकला है बाद में बच्चों को पढ़ाने के बाद, ठीक है, आया हासिल हुआ या नहीं। ऑब्जेक्टिव्स आर अबाउट द टीचर्स इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव वो हैं जो टीचर के दिमाग में और उसने वो हासिल करने हैं। और लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, आर अबाउट व्हाट स्टूडेंट्स लर्न, और लर्निंग आउटकम वो हैं जो बच्चे ने समझा और फिर रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है। अब इसमें क्या, ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, दोनों को ही एक साथ ही भी यूज़ कर दिया जाता है, बट हैव दिस डिफरेंस, लेकिन ये एक डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स की अहमियत क्या है, क्यों होने चाहिए। इट हेल्प स्टूडेंट्स लर्न इफेक्टिवली बाय नोइंग व्हाट्स एक्सपेक्टेड, इससे बच्चों को मदद करती है कि वो अच्छे से जान सकें नॉलेज को। मेक इट क्लियर व्हाट स्टूडेंट्स कैन गेन फ्रॉम अ कोर्स, उनको ये वाजे हो कि हम इस कोर्स पढ़ने के बाद किस काबिल हो जाएंगे। हेल्प इंस्ट्रक्टर्स चूज टीचिंग स्ट्रेटजीज, इससे जो हिदायत देने वाला टीचर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको मदद मिलती है वो डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर कोर्स करते हैं, तो कंप्यूटर कोर्स में आपको पता होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं अभी अगर मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ तो मैं मैनेजमेंट के कोर्स के बाद मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि मैं अब मैनेजमेंट को संभाल सकूँ, या फिर टाइपिंग का कोर्स कर रहा हूँ तो अब मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि मैं बाद में टाइपिंग कर सकूँ। तो टीचर्स को भी अपना गोल क्लियर होता है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, तो लर्निंग आउटकम बच्चे पर डिपेंड करता है वो कितने अच्छे से उसको गेन करता है। हेल्प इंस्ट्रक्टर्स टू टेल कोलीग्स अबाउट द एक्टिविटी गोल, अगर आपने आपके लर्निंग आउटकम अच्छे आ गए तो आप अगले जो आपके कोलीग्स हैं उनको बता सकते हैं कि मैंने ये गोल रखा था, ये इस तरह से एक्टिविटी करवाई और ये सेट हुआ, आप उनको बता सकते हैं। असिस्ट इन सेटिंग एग्जाम्स एंड चूजिंग असेसमेंट स्ट्रैटेजीज, इससे आपको एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने हेल्प मिलती है।
जिन टीचर्स को जो मुतमईन होती हैं कि अब बच्चों को आ गया, उनको मैंने अच्छे से पढ़ाया, लर्निंग आउटकम अच्छा आएगा, तो वो अच्छे से एग्ज़ाम्स करवा लेते हैं और असेसमेंट स्ट्रेटजीज़ भी लग जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोलो टेक्सोनॉमी की बेसिक्स क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं सोलो क्या है। सोलो एस मतलब स्ट्रक्चर ऑफ, और O for observed, L for learning, and O for outcomes. So we can say structure of observed learning outcomes is called SOLO. ये डेवलप किया गया था बिग्स एंड कॉलिस की तरफ से 1982 में, जिसको बाद में बिग्स और ट्रैंग ने 2007 में इलस्ट्रेट किया था, उसको वजाहत की थी। पंजाब यूजेस दिस टैक्सोनॉमी फॉर असेसमेंट। असेसमेंट जब पंजाब गवर्नमेंट करती है तो फिर वो इसी टैक्सोनॉमी की बुनियाद पर करती है। इसके 5 लेवल्स हैं सोलो टैक्सोनॉमी के। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो बेंजामिन ब्लूम्स ने दी थी, बाद में रिवाइज्ड हुई है, ठीक है। और सोलो टैक्सोनॉमी अलग है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, इसके 5 लेवल है, उसके 6 थे, इसके 5 हैं। प्री स्ट्रक्चर, यूनी स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल, एक्सटेंडेड ऑब्स्ट्रक्ट, ये हैं। इनको पढ़ते हैं ज़रा। प्री स्ट्रक्चरल क्या है? प्री मतलब पहले। स्टूडेंट्स आर जस्ट गेटिंग बिट्स ऑफ इन्फो दैट आर नॉट कनेक्टेड और मेक अ सेंस। इस लेवल पे स्टूडेंट जो हैं वो उस इंफॉर्मेशन के बारे में कनेक्ट हो रहे होते हैं जो उनको पता ही नहीं है, जो उनके लिए नई चीज़ है। जैसे साइंस सब्जेक्ट्स हैं या नॉर्मली जो बेसिक लेवल पे हिस्ट्री के लेवल्स पे भी होता है, आप ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जा रहे हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो अभी आप अपना माइंड को सेट कर रहे हैं। आप जो टीचर है वो आपको बताने जा रहा है कि आज हम ये पढ़ेंगे, जिसकी कोई सेंस बनती है, जो कनेक्टेड होता है, जिससे आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दैट्स कॉल्ड प्री स्ट्रक्चरल। आगे है यूनी स्ट्रक्चरल। स्टूडेंट मेक सिंपल ऑब्वियस कनेक्शन बट डू नॉट गेट देयर सिग्निफिकेंस। इसमें स्टूडेंट जो है वो सादे अंदाज से समझ जाता है और कनेक्शन भी बना लेता है, लेकिन अभी उसको इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। ये यूनी स्ट्रक्चरल है स्टूडेंट की तरफ से। मल्टी स्ट्रक्चरल क्या है? स्टूडेंट मेक लॉट्स ऑफ कनेक्शन। इसमें स्टूडेंट जो है ना वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाता है, बट मिस हाउ दे फिट इनटू द बिगर पिक्चर। लेकिन ये फिर उसको अभी नहीं पता चल रहा होता इस लेवल पे कि उसने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। दैट्स कॉल्ड मल्टी स्ट्रक्चरल। आगे चलते हम रिलेशनल। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हाउ पार्ट्स रिलेट टू द होल एंड ग्रास्प द सिग्निफिकेंस। इस लेवल पे स्टूडेंट जो है समझ जाता है कि किस तरह से ये सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो हैं, ये आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनकी अहमियत क्या है, वो इसको जान लेता है। आगे 5वें लेवल पे एक्सटेंडेड ऑब्स्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स मेक कनेक्शन विद इन एंड बियॉन्ड द सब्जेक्ट। अब इस लेवल पे स्टूडेंट इस काबिल हो गया है कि वो इसके अंदर कनेक्शन बना सकता है, समझ सकता है, उसको बना सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है और सब्जेक्ट के बाहर से भी न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता है, अपने माइंड से यूज़ कर सकता है। कैन जनरलाइज एंड ट्रांसफर प्रिंसिपल्स टू न्यू आइडियाज, और फिर इसको जनरलाइज करता है और एक ये प्रिंसिपल जो है, आइडियाज़ जो है वो आगे मुंतकिल करता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट आउटलाइन, कि आपने अब कोई कंटेंट आपको दिया, उसकी आउटलाइन आपने बनानी है, तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे। कंटेंट इन टेस्ट रिफर्स टू द मेन थिंग्स दैट विल बी इंक्लूडेड इन अ मेजरिंग डिवाइस लाइक अ टेस्ट। कंटेंट जो टेस्ट के अंदर है उसका मतलब ये है कि वो बुनियादी चीज़ें हैं जो किसी भी मेजरिंग डिवाइस के अंदर शामिल होंगी। मेजरिंग डिवाइस मतलब आपने मेजर करना है बच्चों को, तो आप टेस्ट ले सकते हैं, क्विज़ ले सकते हैं, क्वेश्चनर कर सकते हैं, जो भी असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर जिस चीज़ का आप टेस्ट ले रहे हैं वो कंटेंट है। फॉर एग्जांपल अ जनरल साइंस टेस्ट माइट इंक्लूड्स, कि जो जनरल साइंस का होता है पेपर या टेस्ट है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। डायग्राम बनानी होती है, पिक्चर ऑफ प्लांट्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स, ये चीज़ें शामिल होती है ना। और उसके अलावा कंटेंट भी होता है, टेक्स्ट फॉर्म में भी लिखना भी होता है। और साइकोमोटर टेस्ट इन लैब, जो लैब में साइकोमोटर टेस्ट होते हैं उसके अंदर क्या है, सिटिंग अप इक्विपमेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट। आपके पास जो है वो हथियार होने चाहिए कोई भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। और टेस्ट आर यूजुअली मेड बाय टीचर्स। टेस्ट नॉर्मली जो टीचर्स की तरफ से बनाए जाते हैं या फिर लिए जाते हैं हु टीच द सब्जेक्ट, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रही है। पर्पज़ ऑफ अ टेस्ट, जैसे कि हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अ टेस्ट पर्पज़ इज़ टू एवेल्यूएट हाउ वेल द इंस्ट्रक्शंस वाज टॉट। टेस्ट इस बात को जायज़ा लेता है कि किस तरह से एक हिदायत को पढ़ाया गया। द टेस्ट कंटेंट मस्ट मैच व्हाट वाज टॉट। टेस्ट जो कंटेंट है वो वाकई ही में वो होना चाहिए जो आपने पढ़ाया। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कोर्स टेस्ट ले लें, आपने पढ़ाया कुछ है टेस्ट कुछ और ले लें, ऐसे नहीं होना। जो पढ़ाया है उसी में से टेस्ट लें।
एंड बी सूटेबल फॉर द स्टूडेंट एज। और वो जो पढ़ाया आपने चीज़ वो स्टूडेंट की एज के मुताबिक हो, ऐसा नहीं कि उनके सर पे से गुजरती हो या उनके लेवल से पढ़ी हो। इफ़ अ टेस्ट इज़ फॉर मेकिंग डिसीजंस अबाउट अ स्टूडेंट सिलेक्शन, अगर टेस्ट आप इस बुनियाद पर बना रहे हैं कि स्टूडेंट की जो है ना वो सिलेक्शन कर लें, इट प्रोड्यूस हाउ वेल स्टूडेंट्स विल डू इन अ प्रोग्राम, तो उसमें आप जो है ना वो स्टूडेंट को बताएंगे भी कि स्टूडेंट ने आप लोगों ने प्रोग्राम के अंदर अच्छे से जो है ना वो परफॉर्म करना है, क्या करना है। टेस्ट कंटेंट क्या होता है और कंटेंट टॉट क्या होता है। टेस्ट आइटम्स शुड कम फ्रॉम व्हाट वाज टॉट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। टेस्ट आइटम्स वो हैं कि आपने जो हिदायत के ज़मरे में आपको जो यानी एक बुक कोई बुक दे दी गई, आपने वो पढ़ाई थी, ठीक है, उसके अंदर टेस्ट आइटम्स हैं वो सारे। इफ़ स्टूडेंट्स रिएक्ट टू अ टेस्ट सेइंग, अगर स्टूडेंट्स को टेस्ट मिला और वो ये कहते हैं दिस वाज नॉट टॉट, कि ये हमें नहीं पढ़ाया गया, इट मीन्स द टीचर डिड नॉट कंसिडर सम कंटेंट व्हेन मेकिंग द टेस्ट। इसका मतलब है कि टीचर ने उस कंटेंट को कंसिडर ही नहीं किया था जब वो टेस्ट बना रही थी। बाज़ औक़ात बच्चे भी ये कह देते हैं कि हमें नहीं पढ़ाया गया, बस एक्चुअली में पढ़ाया गया होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी देखने में हमें मिलता है कंटेंट टॉट जो पढ़ाया है उसके मुताबिक हमने टेस्ट नहीं लिया। बाज़ औक़ात टेस्ट पीछे से बन के आ जाते हैं, टीचर क्लास में कुछ और पढ़ा रहा होता है। सो ये फ़र्क है, कंटेंट टॉट जो टीचर ने पढ़ाया, टेस्ट कंटेंट जो कंटेंट टेस्ट में आया। हम इसके हवाले से देखते हैं कि कुछ रिप्रेजेंटेटिवनेस है, किस तरह से टेस्ट लिए जाते हैं। पहली है पुअर रिप्रेजेंटेटिवनेस। इसके अंदर आपको एक डायग्राम दिखाई गई, डायग्राम में आप देखें तो एक बड़ा सर्कल है और ये बड़ा सर्कल वो है कि जो कंटेंट इतना ढेर सारा पढ़ाया, यानी फॉर एग्जांपल आपको पूरी पूरी बुक पढ़ा दी, ठीक है, अब बच्चे याद करके भी आ गए हैं। अब जो टेस्ट बना है ना वो देखें, हाफ सर्कल है उसके अंदर, यानी आधा टेस्ट उस किताब के अंदर से, आधे का पता ही नहीं है कहाँ से है। सो ये पुअर रिप्रेजेंटेटिव है, आपने जो पढ़ाया आप उसी के अंदर से टेस्ट लें। आप जब ऐसा करेंगे तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है ना उस पर अफेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिवनेस। ये नाकाफ़ी किस्म का टेस्ट होता है। इसके अंदर आप देखें कि आपने पूरी किताब पढ़ा दी, पूरा सर्कल जो फिल हुआ है वो आपने पढ़ाया है, लेकिन आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 9 चैप्टर हैं और 9 चैप्टर में से आपने पहले चैप्टर में से थोड़े सवाल दे दिए और आखिर में से दे दिए, दरमियान में सारे चैप्टर्स छोड़ दिए, तो ये इनएडिक्वेट हुआ, नाकाफ़ी हुआ कि अब बच्चे की सिलेक्शन इस बुनियाद पर होगी। अब बच्चे ने फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 3-4 चैप्टर पढ़े हों और आखिर में से आ जाए और पहले में से आ जाए, तो वो बच्चे की तो फिर असेसमेंट ना हो पाई ना। तो ये भी इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिवनेस है, आपने बैलेंस रख के टेस्ट लेना होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कम्प्लीटली इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिवनेस। ये तो हद ही हो गई कि आपने जो पढ़ाया उसमें से आया ही कुछ नहीं, कोई इक्का दुक्का सवाल आया, बाकी सारे के सारे बाहर से आए। ये सर्कल के जो बाहर नज़र आ रहे हैं ना, ये वो कंटेंट है जो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर उस सूरत में रिज़ल्ट कैसा रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पुअर रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, डायग्राम 1 क्या करती है, डायग्राम 2, डायग्राम 3 हमें क्या शो करती है। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है, इसके अंदर देखें तो ये एक बेहतरीन किस्म की, यानी काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे ही टेस्ट होना चाहिए। आपने जो पढ़ाया है आपने उसी के अंदर से टेस्ट बनाया है और आपने ऐसा नहीं किया कि पहले चैप्टर में से बना लिया, आखिर में से बना लिया, बाकी सारे छोड़ दिया। नहीं, आपने हर एक चैप्टर के अंदर से थोड़ा 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 मुनासिब तरीके से लेवल रख के आपने टेस्ट क्रिएट किया। अब इसका बच्चों पे अफेक्ट होगा और बच्चों की असेसमेंट होगी, ठीक है। तो ये एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिवनेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है। डायग्राम 4 जैसे हम ऑलरेडी बता रहे हैं, टेस्ट आइटम्स इफेक्टिवली सैम्पल द फुल रेंज ऑफ टॉट कंटेंट। सो हम कैसे आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट डेफिनेशन स्ट्रक्चर, कि कंटेंट की डेफिनेशन और उसका स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है। विदाउट अ वेल डिफाइंड बाउंड्री ऑफ अ नॉलेज, आपने नॉलेज को डिफाइन ही नहीं किया, कोई बाउंड्री नहीं बनाई, कोई हद ही नहीं मुकर्रर की कि इस नॉलेज को कितना पढ़ाना है, बिहेवियर का, स्किल का, टू बी मैयर्ड, जो कि आपने मैयर करना है। टेस्ट डेवलप बिकम्स अ डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स। जब आपको पता ही नहीं कि आपने नॉलेज क्या पढ़ाना है तो टेस्ट क्रिएट करना भी बहुत मुश्किल होगा। दिस लेड्स टू अनरिलायबल असेसमेंट रिजल्ट्स, तो ये बड़ा ही ना कोई गैर मनहसर किस्म के असेसमेंट रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। एक अच्छा जो टेस्ट है उसमें क्या क्या होना चाहिए। रिप्रेजेंट्स द टॉट कंटेंट टू द मैक्सिमम कंटेंट, कि उसके अंदर जो आपने पढ़ाया है वो मैक्सिमम उस टेस्ट के अंदर आना चाहिए, उसी से असेसमेंट लें।
इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर कंटेंट डोमेन, इसने जो आपने कंटेंट पढ़ाया उसको वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये दो बेसिकली उसकी बुनियादी गुड टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल्स फॉर आउटलाइनिंग टेस्ट कंटेंट। क्या कवानीन है कि आपने टेस्ट कंटेंट को जब उसकी आउटलाइन बनानी है, मैंने यहाँ से 2 सवाल देने हैं, तीसरे दूसरे चैप्टर से इतने देने हैं, उसकी क्या आउटलाइन होनी चाहिए, बनाते हुए क्या कवायद आपने रखने हैं। एक तो आपने पर्पस ऑफ द टेस्ट को आप मकसद आपने दिमाग में रखना है कि आप बच्चे की असेसमेंट करना चाह रहे हैं, किस हवाले से करना चाह रहे हैं। डायग्नोस्टिक, क्लासिफिकेशन, प्लेसमेंट, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, आप जॉब के हवाले से टेस्ट ले रहे हैं, आप तशखीस कर रहे हैं किसी चीज़ की, किसी बीमारी की, आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं बच्चों के दरमियान में कौन लाइक, कौन मिडल, कौन लोअर, आप प्लेसमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने पर्पज़ एक तो क्लियर रखना है, उसके हिसाब से टेस्ट बनाना है। रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ द नॉलेज, बिहेवियर और स्किल बीइंग मेयर्ड, आपने उसके अंदर जिन चीज़ों को मेयर करना चाहते हैं, आप नॉलेज को करना चाहते हैं, बिहेवियर को करना चाहते हैं, स्किल को करना चाहते हैं, आप उसके वाले से मटीरियल डालें, लेकिन डालें वो जो आपने पढ़ाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेलिवेंसी ऑफ द टॉपिक, ऑब्वियसली विद द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट, कंटेंट जो आपने पढ़ाया उसी से रेलेवेंट होना चाहिए। लैंग्वेज ऑफ कंटेंट शुड मैच स्टूडेंट्स एज एंड ग्रेड लेवल, इतनी कोई मुश्किल लैंग्वेज ना यूज़ करें जो बच्चे ने की ना हो, ठीक है। तो उसके लेवल के मुताबिक लैंग्वेज यूज़ करें जब आप टेस्ट क्रिएट करें। डेवलप अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, फिर आप उसके बाद टेबल बनाएं। टेबल मीन्स के बच्चों की आपने आउटकम्स लिखनी है, टेस्ट 1 2 3 4 5 6 इतने आप टेस्ट ले रहे हैं। अब इन 6 फॉर एग्जांपल 6 किताबें हैं, 6 टेस्ट हैं, तो आपने 6 टेस्ट ले लिए हैं। अब कितने में से कितने बच्चे ने लिए हैं, उसकी परसेंटेज क्या रही, ये सारा फिर आप टेबल बनाते हैं ना, जनरली एक लिस्ट बनती है। आउटकम ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, इन प्रिंसिपल से नतीजा क्या निकलेगा। आ टेस्ट मीटिंग दीज क्राइटेरिया प्रोवाइड द रिलायबल एंड वैलिड इन्फॉर्मेशन, इससे आपको रिलायबल और वैलिड इन्फॉर्मेशन मिलेगी फॉर मेकिंग करेक्ट डिसीजन अबाउट एन इंडिविजुअल, ताकि आप किसी भी फ़र्द के हवाले से बेहतरीन डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, यानी आपने लिस्ट बनानी है, बच्चों का टेबल बनाना है, बच्चों का रिजल्ट बनाना है, तो उसके लिए आपके क्या खूबियाँ होनी चाहिए। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग का क्लासरूम टेस्ट। प्रिपरेशन ऑफ क्लासरूम टेस्ट कैसी है। क्लासरूम टेस्ट शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू द करिकुलम एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये हम बात कर चुके हैं कि टेस्ट को करिकुलम या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक होना चाहिए। नेक्स्ट है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन यानी टेस्ट ब्लूप्रिंट। अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज शोज सिमिलरिटी बिटवीन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड टेस्ट कंटेंट, कि क्लासरूम में जो पढ़ाया गया और टेस्ट कंटेंट सेम होना चाहिए। इट्स अ टू वे फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस कंटेंट टू बी कवर्ड एंड द कॉग्निटिव बिहेवियर लाइक अ नॉलेज कंप्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस टू बी असेस। तो इसी अंदर आप दो तरीके से चीज़ों को असेस करते हैं। एक टीचर ने जो पढ़ाया उसके मुताबिक टेस्ट आना चाहिए और आपने वो टेस्ट लेना जो आपने पढ़ाया। तो जब आप बच्चे को वो प्रोवाइड करते हैं जो उसने पढ़ा है, तो फिर उससे बच्चे की जो है ना वो अफेक्टिवनेस या उसकी लर्निंग का पता चलता है। पर्पज़ क्या है ये लिस्ट बनाने का, टेबल बनाने का। इट हैव्स इंश्योर इन कॉन्ग्रुएंस बिटवीन व्हाट इज़ टॉट एंड व्हाट इज़ टेस्टेड, तो इससे आपको मदद मिलती है कि आपने क्या पढ़ाया और क्या टेस्ट लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, टेबल्स देखते हैं किसके, कॉग्निटिव लेवल के, ठीक है, नॉलेज के आपने, ठीक है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के, आप देखें नॉलेज कंप्रीहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस होते हैं। ये कुछ उन्होंने रखे हैं लेवल्स, और इन लेवल पे बच्चों को जज कर रहे हैं, ठीक है। एक टॉपिक 1 दे दिया, टॉपिक 2, टॉपिक 3, 4, 5, 6 किस्म के टेस्ट लिए, 6 किस्म के टेस्ट जो है ना टॉपिक्स रखे, ठीक है। नॉलेज पे लिए 6 टेस्ट, कंप्रीहेंशन पे लिए 6 टेस्ट, एप्लीकेशन पे भी लिए, एनालिसिस पे भी लिए, ठीक है। तो इनको टोटल भी करके तो ऐड किया। अब नॉलेज पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के रखे 5 जो है ना वो टॉपिक 1 पे आए नंबर, टॉपिक 2 के 3 रखे, टॉपिक 3 के 2 रखे। तो इस तरह से टोटल बच्चे के क्या मार्क्स होते हैं, आप इस तरह से टेबल पे बना सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें कि स्ट्रक्चर ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लाइन कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, ठीक है। तो इनके हवाले से थोड़ा पढ़ते हैं। ये लिस्ट जो हमने टेबल बनाया ये टीचर के लिए किस तरह से अहमियत है। टीचर्स नीड टू एडुकेटली सैम्पल द कंटेंट ऑफ द असेसमेंट डोमेन, दे मस्ट कैपिटलाइज द असेसमेंट डोमेन केयरफुली टू इंश्योर रिप्रेजेंटेटिव। टीचर को बड़ी एहतियात से इन चीज़ों को फिल करना है, ऐसा ना हो किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए। क्लासरूम टेस्ट को, जो क्लासरूम में टेस्ट लिए जाते हैं उसका मकसद क्या है। अ क्लासरूम टेस्ट शुड मेजर व्हाट वाज टॉट एंड एम्फसाइज इन क्लास। इसका ये पर्पज़ होता है कि
टेस्ट जो लिया जा रहा है क्लासरूम के टेस्ट में, उसमें मेजर किया जा सकता है कि क्या पढ़ाया था और किस चीज़ पे क्लास में ज़्यादा जोर दिया गया। कॉलम क्या रिप्रेजेंट करें, कॉग्निटिव लेवल कर रहे हैं, नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस उसमें शामिल किया गया। और रोज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, नंबर्स इन सेल्स शो हाउ मेनी टेस्ट आइटम्स आर एलोकेटेड टू ईच टॉपिक एंड कॉग्निटिव लेवल। उसमें दिखाया गया है कि कितने टेस्ट लिए गए हैं, कितने नंबर्स के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कोग्निटिव लेवल्स को कॉलम्स के अंदर रखा गया है। ठीक है, और उसके अंदर 4 कोग्निटिव लेवल है। ठीक है, नॉलेज है, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस। टॉपिक्स 6 टॉपिक लिए थे, उसको 1 से लेकर 6 तक हमने किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कोग्निटिव लेवल्स में। और टोटल कितने आइटम्स हैं बने, 50 पूरे कोग्निटिव लेवल्स में। और डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल्स क्या हैं, टॉपिक 1 हैज़ 5 नॉलेज, 2 कंप्रिहेंशन के लिए, 2 एप्लीकेशन के लिए, 3 एनालिसिस के लिए, टोटल 12 आइटम्स हैं जैसे कि इसमें दिखाया है। ठीक है, तो टोटल में क्या देखो, टोटल जो बने हैं टॉपिक 1 के 12, टॉपिक 2 के 12, टॉपिक 3 के 9, टॉपिक 5 के 4 के 8, टॉपिक 5 के 5, टॉपिक 6 के 4, टोटल बने 50। सो यही चीज़ें इसमें बता रहे हैं। नेक्स्ट एक और है, आप अपनी मर्ज़ी से टेबल बना सकते हैं अगर आप लोगों को आए। तो अब देखो कि नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, ये 4 लेवल्स लिए हैं और एंड पे टोटल। और टॉपिक्स जो अभी लिए पहले वो तो 1 2 3 4 5 6 है ना। अब जो एक टेस्ट लिया है वो इसमें उसका नाम है पर्पस ऑफ टेस्ट, उसमें हमने ये रखा। फिर नीचे देखें ऑब्जेक्टिव एंड एजुकेशनल आउटकम्स, इस हवाले से हमने एक कंटेंट बनाया, एनालिसिस किया, प्रिपरेशन ऑफ अ कंटेंट आउटलाइन, प्रिपरेशन ऑफ अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। सो ये वाली चीज़ें जो है ना, इसको भी टेबल की फॉर्म में किया। नेक्स्ट हम देखते हैं। और इन टेबल से बनाने का मतलब ये है कि आप एक ही जो है ना वो पेज से देख के बता सकते हैं कि बच्चे का ये हिसाब है। ठीक है, अब देखें आगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म का टेबल हो चुका है यहाँ पे। लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन में टॉपिक्स है, स्पीड एंड वेलोसिटी पे आपने एक टॉपिक लिया, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पे एक आपने लिया टेस्ट, लॉ ऑफ मोशन पे आपने एक टेस्ट लिया, तो 3 टेस्ट हो गए। उसके अंदर पहले आपने टेस्ट रखा नोज, सिम्बल्स एंड आइटम्स पे, टर्म्स पे, कि आपने सिम्बल्स और टर्म्स पे टेस्ट लिया। फिर अगला आपने स्पेसिफिक फैक्ट्स पे टेस्ट लिया। फिर अगला आपने अंडरस्टैंड इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स, इस पे टेस्ट लिया। फिर आपने सॉल्व इक्वेशंस पे टेस्ट लिया। फिर आपने इंटरप्रेट्स रिजल्ट्स पे टेस्ट लिया। तो आपने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना कोग्निटिव डोमेन्स को यूज़ किया और मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स, फिर उनको कंबाइन करके टोटल किया, टोटल की परसेंटेज निकाल दी और आपने इसको ये लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, दैट्स फॉर ऑल यूनिट नंबर 2। आई होप कि मैं इजी लैंग्वेज में समझा चुकी होंगी और नेक्स्ट वीडियोज़ इंशाल्लाह कल तक अपलोडेड होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर पसंद आए वीडियो तो एक लाइक तो बनता है।